हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एएमए बीएससी के केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। आज की डेट में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल एएमए बीएससी में पूछे गए हैं, सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबके कॉन्सेप्ट आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा, साथ के साथ आपको पॉइंट हाईलाइट कराऊंगा कि भाई इस साल अगर ये सवाल पूछा गया है तो इस साल आपको ये सवाल पूछने को मिल सकता है। ये लेक्चर दोस्त हो सकता है आप लोगों को यूट्यूब पर भी मेरा देखने को मिले। ये लेक्चर हम विजेता बैच के अंदर दे रहे हैं। वो बच्चे जो एएमए बीएससी का कोर्स हमारे पास लिए हुए हैं, विजेता बैच के अंदर हैं। ये बैच कंप्लीटली एएमए बीएससी वाले बच्चों के लिए, भाई जो लोग एएमए बीएससी का सपना लेके आए हैं। कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, साथ के साथ चैप्टर वाइज फॉर्मेट में हर चैप्टर की पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को बैच के अंदर। अगर कोई हार्ड कॉपी भी ऑर्डर करना चाहे तो मंजिल नाम से हार्ड कॉपी की प्री बुकिंग है ऐप पर। 650 रुपये की बुक है भाई आपकी, इस बुक को आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आप इंडिविजुअली ये कह रहे हैं कि भैया मुझे केवल चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाए, विद वीडियो सॉल्यूशंस का कोर्स मिल जाए, तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। 499 में अवेलेबल है, ठीक है नहीं। बुक 650 रुपये में अवेलेबल है। साथ के साथ एएमए बीएससी की टेस्ट सीरीज भी हम इसी बैच के अंदर दे रहे हैं। इस बैच के अंदर हम अपनी पूरी बुक की पीडीएफ दे रहे हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहे हैं। साथ के साथ आज आपको जैसे वीडियो दिख रही है, इसी तरीके से सारे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं इसके, ठीक है नहीं। ऐप में मिलते रहेंगे बच्चों को। कुछ वीडियो सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब पर भी मिलते रहेंगे देखने को, ठीक। साथ के साथ ये पूरी उम्मीद टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर है। और इसका कंप्लीट प्राइस जो है दोस्त, वो ऑफर लगाने के बाद 1500 रुपये का ये कंप्लीट बैच है, जिसमें टेस्ट सीरीज, बुक, पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन और कंटेंट आपका सब कुछ क्या करा रहे हैं दोस्त, प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। और दोस्त, अगर आप लोग एएमए बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको अपनी 5 वीडियो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केयरफुली इन पांचों की पांचों वीडियोस को देखें। मैं सबके लिंक अपने चैट सेक्शन के अंदर लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा पांचों। पहला मैथ का चैप्टर वाइज वेटेज, अगर आप मैथ से अगर हैं तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो एक केमिस्ट्री चैप्टर वाइज वेटेज एएमए बीएससी का, सबका चैप्टर वाइज वेटेज बताया किस साल किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे हैं। साथ के साथ मैंने एक अब यहाँ पे लगाए नहीं है, 4 ही लगे हैं। एक फिजिक्स की भी बना दी है, उसको भी मैं पिन कर दूंगा। फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज, मैथ का चैप्टर वाइज वेटेज और केमिस्ट्री का, तीनों का लगा दूंगा, तीनों को देखना। साथ के साथ 1-2 दिन में दोस्त बायो की वीडियो भी बनाऊंगा, तो बायो का भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इंग्लिश का भी देखना। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एएमए बीएससी, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है भाई एएमए बीएससी वाले बच्चों के लिए। तो एक बार इस वीडियो को भी आप लोग दोस्त क्या करना, केयरफुली जरूर देखना। साथ के साथ लास्ट 50-60 दिन के अंदर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एएमए बीएससी की प्रिपरेशन की, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना। 3 वीडियोज आप लोग देखना चैप्टर वाइज वेटेज की, 2 और मिलने वाली हैं बायो की, इंग्लिश की 5 वो देखना। एक मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, कट ऑफ डिटेल में बताया दोस्त। एक आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आपको पढ़ना कैसे है। पहले आप वीडियोस देख लेना चैप्टर वाइज वेटेज की, उसके बाद स्ट्रेटजी पे आओगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इतना काम एएमए बीएससी वाले बच्चों के लिए दोस्त मैंने अब तक किया है, तो ये वाला काम आप लोग देख के रखना। बाकी ये पूरा का पूरा दोस्त हमारा दोस्त कोर्स है 499 रुपये का। मैंने आपको बताऊंगा ऐप पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा। मैं भी एक बार आपको ऐप पर ही लेके चलता हूँ। अगर आप लोग ऐप को विजिट करोगे तो गौर से देखना, ऐप को आप पे मतलब सबसे पहले नंबर पे कोर्स दिखेगा एएमए बीएससी पीवाईक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन, 499 रुपये का। ये आपको कोर्स दोस्त दिख जाएगा, ठीक है नहीं, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। साथ के साथ अगर आप लोग विजेता बैच के अंदर आना चाह रहे हो तो देखो ये आपको ये दिखेगा विजेता बैच, 2000 रुपये का कूपन लगा देना, 1500 रुपये के आसपास का आपको ऐप पर विजेता बैच दिखेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक है, ऑर्गेनिक लवर क्लासेस, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ आपको इससे ऊपर 5000 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज जरूर दिखेगी, जिसका नाम है उम्मीद टेस्ट सीरीज। एएमए बीटेक और एएमए बीएससी वाले बच्चों के लिए है। तो 499 की अगर आप लोग अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है तो अपने आप को एनालाइज कर सकते हो टेस्ट के थ्रू, ठीक। तो ये आपकी दोस्त क्या होगी, टेस्ट सीरीज होगी। चलो बैक चलते हैं दोस्त, अपने पॉइंट पर चलते हैं, ठीक। इतनी चीजें दोस्त आपको कर लेनी। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए एएमयू मंजिल, तो एएमयू में क्या कर रखा है मैंने, एएमयू के आसपास जितने भी बुक सेलर हैं सबके पास इस बुक को मैं पहुंचाने वाला हूं अगले 3 से 4 दिन के अंदर। तो आप चाहो तो शॉप से ले सकते हो। उसके बाद अगर आपका मन है कि भैया मुझे बुक नहीं, मुझे केवल पीडीएफ चाहिए बुक की और वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका कोर्स भी मैंने आपको दिखा दिया, वो भी कोर्स आपको अवेलेबल है। तो जिस फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको अगर ईयरली वेटेज बताऊं पीरियोडिक टेबल का, तो आप लोग गौर से देखना। 2013 में एक सवाल आया, 14 में कोई सवाल नहीं, 15 में 2 सवाल आया, 16 में 2 सवाल आया, 17-18 में कोई सवाल नहीं, 19 में एक सवाल आया, 20 में एक सवाल आया, 21 में 3-3 सवाल आए हैं। उसके बाद 22, 23, 24, 3 साल से कोई भी सवाल नहीं है इसके अंदर। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं दोस्त, पीरियोडिक टेबल के अंदर बात कर रहा हूं। ये सारी की सारी कि भैया पिछले लास्ट 3 साल से इसके अंदर आपको
एक भी सवाल नहीं दिखेगा। ठीक, तो जितने भी सवाल आए हैं तो क्या भैया इस चैप्टर को छोड़ दूं और सवाल दिख नहीं रहे हैं? भाई चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भी सवाल आएगा वो फ्री का नंबर है। अगर देखो किसी किसी साल 3 3 सवाल आए हैं तो कोशिश करनी है कि कम से कम जहां से सवाल आ रहे हैं उन पॉइंटों को मैं क्या करूं, अच्छे से पढ़ लूं। चलो अब कंटेंट की शुरुआत करता हूं मैं दोस्त, गौर से सुनना। 2013 में सवाल आया, देखो कितना सवाल आसान आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड। अब बच्चा भी जानता है यार मेटलॉइड मिलते कहाँ हैं। एस ब्लॉक के अंदर कंप्लीट मेटल है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के अंदर कंप्लीट मेटल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को समझो तो मेरी बात बहुत गौर से समझना पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, गौर से समझना, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें या दोस्त हम पी ब्लॉक की बात करें या फिर मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक की, तो आप लोग गौर से सुनना। एस ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे हाइड्रोजन को छोड़ के सब क्या है, मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एस ब्लॉक बोला भी नहीं आता, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है दोस्त, है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन फैमिली से मिलती हैं, तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ रखना है, उसका स्थान डिसाइड नहीं है कहाँ उसको प्लेस दिया जाए, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो एस ब्लॉक के ऊपर ही इसको लिख देते हैं। अल्दो ये एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल नहीं है, ये क्या है, तो एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन कैसा है, नॉन मेटल, लिखते जाना साथ के साथ। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट कैसे हैं, मेटल। तो अगर मैं बात करूं तो केवल एक ही ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक, जिसके अंदर आपको मेटल भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको नॉन मेटल भी मिलेगा, और दो जिसके अंदर आपको मेटलॉइड भी मिलेगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, यही वो ग्रुप है जिसके अंदर आपको नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड तीनों के तीनों मिलेंगे। तो फिर भैया पी ब्लॉक में मैं कैसे छांटूंगा कि कौन कौन सा मेरा मेटलॉइड है? बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, गौर से देखना। मैं क्या करता हूँ, पी ब्लॉक का पूरा नक्शा ही बना देता हूँ कि पी ब्लॉक होता कैसा है। सबसे पहले 13 ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन सा ग्रुप हो गया, 13। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, और क्या दोस्त, बिस्मिथ। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, नप आ सब्बी कोड है दोस्त इसका। ठीक, सुनाऊं प्रभु, ये पीबी है, सॉरी, सुनाऊं प्रभु, कोड के हिसाब से चलते हैं, बीआई। उसके बाद उससे टीपो, ये किसका कोड है, ऑक्सीजन फैमिली का। फिर कल बाहर आई आंटी, ये किसका कोड है दोस्त, हेलोजन फैमिली का। उसके बाद तो सारी हमारी कैसी हैं, इनर्ट गैस हैं दोस्त। नियॉन से ऊपर क्या रखा जाएगा, हीलियम, नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, और बेटा क्या, रेडॉन। अब आप लोग गौर से समझना मेटलॉइड कौन से, ये पूरा पी ब्लॉक है मेरा। अब मुझे मेटलॉइड छांटने, तो पता कैसे छांटेंगे, सबसे पहला एलिमेंट मेटलॉइड है, उसके बाद अगले में एक को छोड़ के उससे नीचे वाले दोनों मेटलॉइड हैं, अगले वाले में फिर एक को छोड़ के उससे नीचे वाले दोनों के दोनों मेटलॉइड हैं, अगले वाले में फिर एक को छोड़ के उससे नीचे वाले दोनों के दोनों मेटलॉइड हैं। जितने मैंने मार्क करे हैं यही पी ब्लॉक के अंदर, ये सारे के सारे मेरे बेटा क्या हैं, मेटलॉइड। खत्म। इस ट्रिक को जिस बच्चे को याद है, पहले पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट 13 ग्रुप का, अगले में एक को छोड़ के फिर दो, अगले में फिर दो को छोड़ के फिर नीचे का, फिर अगले में 3 को छोड़ के फिर नीचे के दो, इस तरीके से आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटलॉइड। अगर मैं मैच करूं इनमें से कौन सा मेटलॉइड मैच कर रहा है, तो आप लोग ये देखो टीई मैच कर रहा है, इसका मतलब टीई मेरा क्या है, मेटलॉइड है। आई होप आप लोगों को पहला सवाल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में दोस्त क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक, कंटेंट भी इस तरीके से प्रोडिक्ट टेबल का पढ़ा है कि 4 से 5 लेक्चर में विजेता बैच के अंदर हमने प्रोडिक्ट टेबल पढ़ाई है। और अगर आप उस प्रोडिक्ट टेबल को पढ़ लो तो 2 सवाल आए चाहे 3 सवाल आए, गारंटी ले रहा हूँ 3 के 3 सवाल दोस्त आपके लगेंगे। ठीक, फ्री के मार्क्स हैं ये। अगला सवाल 2015 में पूछा गया, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। गौर से सुनना, एक क्वेश्चन बनता है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। गौर से सुनना, एक पूछा है मेटल, एक पूछा जाता है एलिमेंट। तो कहीं कहीं आपसे ये पूछ ले, मैं आपको बता के चल रहा हूं कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्त, गौर से सुनना। अगर एलिमेंट की बात करें कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। अब कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले, एक सेकंड, ओहो लाइट ग्लिच कर गई क्या, एक सेकंड दोबारा ऑन करना पड़ेगा दोस्त।
आई होप पीडीएफ वहीं से आए पैनल की। पता नहीं क्या हुआ, सडनली बंद हो गया ये। थोड़ा टाइम देना, 1 मिनट का बस। ठीक, 1 मिनट में ऑन हो जाएगा ये। मतलब इस लेक्चर के अंदर दोस्त मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि हर वो टॉपिक हम लोग क्या करें, कवर करें जहां से सवाल बनने के चांसेस है। एक क्वेश्चन ये बना तो हम उसी के रेस्पेक्टिव फ्रेम को लेके चलेंगे कि भाई एग्जामिनर ने अगर ये सवाल पूछा है, मेटल पूछा है, तो हम एलिमेंट को भी लेके चलेंगे। मेटलॉइड पूछा है तो ये नहीं कि केवल ऑप्शन पे टिक लगाना है, इसके बाद मेटलॉइड में कोई और ऑप्शन डाल के पूछ ले तो हमको सारे मेटलॉइड का आइडिया होना चाहिए। हमको ये भी आइडिया होना चाहिए कि एस और डी और एफ के अंदर कोई मेटलॉइड नहीं होता, मेटलॉइड केवल पी ब्लॉक के अंदर ही मिलते हैं। मतलब ये हम सारी चीजें किसके थ्रू पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे कि भाई अगर सवाल इस तरीके से फ्रेम हुआ है तो अगर किसी और तरीके से अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तो मैं उसका जवाब किस तरीके से दूंगा। ये सारे ट्रिक टेक्निक आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। मतलब मिनिमम टाइम में कंटेंट पढ़ने के लिए ना आपको एक स्मार्ट आदमी की जरूरत होती है। वो आदमी जो 3-4 साल से पढ़ा रहा है, जैसे हम लोग हैं मार्केट में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हमें सवाल क्वेश्चन हर चीज़ का आइडिया होता है। कभी कभी तो एग्जामिनर के दिमाग का भी दोस्त धीरे धीरे आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये सवाल किस तरीके से क्या कर रहा है, बच्चे के सामने फ्रेम कर रहा है। ठीक, यही एक्सपीरियंस का दोस्त फायदा होता है। यही वो चीज़ है जो एक्सपीरियंस से आती है अंदर के। हाँ भाई, आपको पहले ही आइडिया हो जाता है कि कौन क्या चीज़ पूछने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई प्रिडिक्शन कर सकता है, प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता दोस्त, बस ये पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक, ओहो, आगे के सवाल कहाँ हैं? आगे का कोई क्वेश्चन फ्रेम होके आ ही नहीं रहा है। पीडीएफ दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्या? चलो यहाँ से आगे की पीडीएफ इंपोर्ट करके देखते हैं। चलो ठीक, पहला सवाल हो गया था हमारा। दूसरे नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग क्या कर रहे थे दोस्त, चल रहे थे। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन था हमारा, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इस वाली पीडीएफ में थोड़ा सा हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर थोड़ा सा दोस्त कम है, तो थोड़ा सा मैनेज करना इस वाली पीडीएफ को। बस अगली वाली सारी पीडीएफ अच्छे से मैंने कलर्ड करा दी हैं ताकि आपको कैमरे में भी प्रॉपरली क्या हो, विजिबल हो। ठीक, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आप लोगों से। ओहो, अब इसमें सारे टेक्निकल ग्लिच होंगे एक साथ। चलो पहले इसको सही हो जाने दो, फिर देखता हूँ मैं। अब सही है, अब थोड़ा स्मूथ चलेगा ये। चलो, तो दोस्त मैंने क्या बोला कि एक पूछ सकता है इसी में मोस्ट अबंडेंट मेटल, मेटल इन अर्थ क्रस्ट। ये सवाल हमसे पूछा है। एक सवाल हमसे पूछ सकता है मोस्ट अबंडेंट मेटल की जगह लिख दे आपसे एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। दोनों को समझना। अगर मुझसे मेटल पूछे तो मेरा जवाब है पूरे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मेटल अवेलेबल है वो अवेलेबल है मेरा एल्युमिनियम। ठीक, अगर मुझसे पूछा है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, एलिमेंट में पूछा जाए तो एलिमेंट में सबसे ज्यादा अवेलेबल है मेरे पास में ऑक्सीजन। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो मेरे पास में अगर पूछ लिया जाए तो वो है मेरा सिलिकॉन। तीन वेराइटीज का
आप लोग सवाल याद रखना। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट सिलिकॉन, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एल्यूमिनियम। ठीक, हमसे सवाल पूछा था मेटल का, तो हमारा सही आंसर बेटा क्या होगा, एल्यूमिनियम। ठीक, आई होप आप लोग मेरी बातों को सही से समझ पा रहे होगे। ठीक, मैं उन क्वेश्चंस को भी बेटा लेके चल रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपसे ये पूछ सकता है कि भाई इसके अलावा और भी बताओ। ठीक, तो टॉपिक के हिसाब से उनको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तीसरा सवाल है द मेथड शोइंग स्मॉलेस्ट वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली में इसको हमारे टाइपर ने प्रोडिक्ट टेबल में रख दिया है, पर ये सवाल प्रोडिक्ट टेबल का नहीं है, ये सवाल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। पर क्योंकि ये फ्री का नंबर है तो प्रोडिक्ट टेबल में टाइपर ने रख दिया, तो अच्छा काम किया, इसको रख दिया। मैं आपको समझाता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि हमने कोई भी मेटल लिया, गौर से समझना, हमने क्या लिया दोस्त, कोई भी मेटल की प्लेट ली। अब इस मेटल की प्लेट पर दोस्त मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं लाइट डाल रहा हूं। लाइट डाल के मैं क्या कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा हूं। ठीक है नहीं दोस्त, क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा हूं, निकाल रहा हूं दोस्त। अब गौर से सुनना, ये मेटल का, ये जो मेटल की प्लेट में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है, अट्रैक्शन में है। ठीक, या इसके साथ में क्या है, बॉन्ड बना रखा है। अब उसके जो बॉन्ड की जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉन्ड की एनर्जी को। गौर से सुनना, फिजिक्स की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में उस बॉन्ड की एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन की। भाई उसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी में क्या, एनर्जी का क्या नाम रख दिया, वर्क फंक्शन। अब गौर से सुनना, जितना मेटल का साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही उसका आसान होगा। क्यों, जितना बड़ा साइज होगा मेटल का मेरा, न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन का होल्ड उतना ही दोस्त क्या होगा, कम होगा। कि जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना मेटल का साइज ज्यादा होगा उतनी ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, आर ज्यादा होगी, और आर ज्यादा हुई दोस्त, आर ज्यादा हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना उसको निकालने में मुझको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझसे सवाल पूछा मेटल शोइंग स्मॉलेस्ट वर्क फंक्शन, मतलब जिसकी कम से कम वर्क फंक्शन हो, जिसको तोड़ने के लिए बॉन्ड को कम से कम एनर्जी चाहिए, इसके लिए मेटल का साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब मैंने देखा इनमें सबसे बड़ा मेटल कौन सा है, तो गौर से देखना, सबसे, देखो ये तो, इसको तो कभी यूज किया ही नहीं आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ऐसे कॉपर वगैरह, इसको तो भूल जाओ, इसको तो देखते ही काट दो। एस ब्लॉक के मेटल्स को यूज किया जाता है। तो गौर से देखना, अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे ऊपर क्या है, मैग्नीशियम, उसके नीचे क्या है, कैल्शियम। मैग्नीशियम के बराबर में क्या है, सोडियम, और इसके बराबर में क्या है, पोटेशियम। गौर से देखो आप लोग, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम। अब आप लोग गौर से सुनना, अब आप कहोगे इनमें सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन, सबसे कम वर्क फंक्शन किसका, तो हमने पढ़ा है टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है। गौर से सुनना, टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करता है बेटा, घटता है। ये प्रोडिक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट है कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, पोटेशियम का, क्योंकि सबसे ज्यादा साइज इसका है तो इसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट वर्क फंक्शन जो मेरा शो करेगा वो शो करेगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। बहुत आसान लेवल के सवाल बनते हैं। जिस मेटल का साइज जितना ज़्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन उतना ही कम होगा, और वही मेटल मेरा सूटेबल है किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे क्या है, कम से कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कम एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। ठीक, ये था सेकंड नंबर वाला। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसके बाद चलते हैं दोस्त, थर्ड हो गया, उसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रेडिक्टेबल का नहीं है क्योंकि सब लर्निंग सवाल हैं, तो कुछ सवाल उठा के डाल दिए हैं, देखना गौर से। ऑक्सीजन इज मोर आयनिक इन इट्स कंपाउंड देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16। एक्चुअली में इस सवाल को कहाँ होना चाहिए था, 16th ग्रुप में होना चाहिए, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी आप इस सवाल को समझ सकते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है, गौर से समझना। इसने कहा है कि ऑक्सीजन के कंपाउंड ज्यादा आयनिक हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की फैमिली के अदर एलिमेंटों के कंपाउंड के। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की फैमिली लिख लूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलूरियम और दोस्त पोलोनियम। ये क्या है मेरे ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट। गौर से सुनना,
अगर मेरे कंपाउंड आयनिक, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट ज़्यादा आयनिक कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा उसका साइज बहुत कम होता है। साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशनों में आता है। इस वजह से जो आयनिक बॉन्ड है, इसने कहा कि ऑक्सीजन इज मोर आयनिक इन इट्स कंपाउंड देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा आयनिक बनाने के दो रीजन होते हैं। एक तो हो जाता है मेरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा क्या दोस्त हो जाता है? दूसरा हो जाता है स्मॉल साइज। ये फेवरेबल कंडीशन है आयनिक बॉन्ड के लिए, और पहला एलिमेंट इन दोनों कंडीशंस को क्या करता है? किसी भी ग्रुप का सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। इसने कहा पहला ऑप्शन मोर आयनिक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही बात है। एंड फॉर्म डाई नेगेटिव आयन, और बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन अपने ऊपर कितना नेगेटिव बना लेता है? जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड के लिए क्या है दोस्त? फेवरेबल है, दो दो नेगेटिव बना लेता है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन इज अ गैस एंड अदर आर सॉलिड, गलत बात है। नीचे के भी बहुत सारे गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, गलत बात है। ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड बियॉन्ड ऑक्टेट, वो भी ठीक है, पर आयनिक बॉन्ड के लिए ऑक्टेट से कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन साफ साफ मुझे क्या नजर आ रहा है दोस्त? सही नजर आ रहा है। जो आयनिक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा, उसी के रेस्पेक्ट में रिलेवेंट क्या है दोस्त? आंसर है। क्या आप लोग समझ पाए? आयनिक बॉन्ड के लिए क्या? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, चार्ज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, डाई नेगेटिव आ रहा है, और साइज क्या होना चाहिए दोस्त? स्मॉल। जितना स्मॉल साइज होगा उतना आयनिक बॉन्ड के लिए क्या है? फेवरेबल है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो, मैंने विजेता बैच के अंदर ऑक्साइड नाम का टॉपिक बहुत डिटेल में क्या किया है दोस्त? कवर किया। और मैंने कहा है कि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्त, ऑक्साइड वाले से, कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अब मैं आपको 2 मिनट में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ, गौर से सुनना। अगर हमने कहा कि हमको ऑक्साइड पढ़ना है, तो मैंने कहा ऑक्साइड मेरे 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले, या तो ऑक्साइड मेरा एसिडिक होगा, गौर से सुनना, या ऑक्साइड बेटा मेरा कैसा होगा? बेसिक होगा, ठीक है। या फिर ऑक्साइड मेरा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, गौर से समझना। या ऑक्साइड्स मेरा एम्फोटेरिक होगा। और ऑक्साइड का टॉपिक जिंदगी में भी आपका क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। समझना मेरी बात को बहुत गौर से। अब मैंने क्या कहा आप लोगों से? मैंने कहा एसिडिक तो कहना हमेशा जनरली नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जनरली नॉन मेटल मेरे बेटा क्या फ्रेम करते हैं? एसिडिक। ऐसे ही बेसिक में आप लोग लिखना जनरली मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। फिर न्यूट्रल के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल, और एम्फोटेरिक में क्या है? जनरली मेटलॉइड। कौन फॉर्म करते हैं भाई? मेटलॉइड फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब मैंने हर जगह पर जनरली वर्ड ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि भाई एक्सेप्शन क्या है? अवेलेबल है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सेप्शंस क्या है? हर जगह पर अवेलेबल है। अब बात गौर से सुनना। ऑक्साइड्स को मैंने कितने टाइप का बोला? 4 टाइप में मैंने ऑक्साइड्स को बोला कि भाई या तो बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा, या एम्फोटेरिक होगा, या एसिडिक होगा। एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटल फॉर्म करते हैं, मैंने कहा है जनरली। बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटल फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक मेटलॉइड फॉर्म करते हैं। न्यूट्रल के कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं बेटा? पढ़ने हैं। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अब आगे सुनो आप लोग, आगे क्या बात है? आगे बात ऐसी है कि मैंने जनरली यूज किया है, तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अब सारे नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते। कुछ नॉन मेटल मेरे ऐसे हैं, जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड, जिनको गौर से सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और एक है बेटा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये 3 ऑक्साइड नॉन मेटल के हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, और ये तीनों के तीनों न्यूट्रल हैं, एसिडिक कैटेगरी के नहीं है। बाकी दुनिया का हर नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक कैटेगरी का। बहुत गौर से सुनना। इसके बाद मैंने कहा जनरली मेटल फॉर्म
बेसिक ऑक्साइड। पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिनके मेटल होने के बाद जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। जैसे हमारा एक बेरिलियम है, एक हमारा एल्यूमिनियम है, एक हमारा जिंक है, एक हमारा एसएन है। ठीक, ये चार मेटल मेरे ऐसे हैं जो मेटल होने के बाद में भी बेटा जिनके ऑक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटेरिक। तो सवाल यहां से भी आ सकता है कौन सा ऐसा मेटल है जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकते हैं। तो चार मेटल्स के एग्जांपल आप लोग याद रखना, ठीक है या नहीं, इनको याद रखना। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और क्या है बेटा, टिन। ये क्या है, हमारे चार मेटल होने के बाद में इनके ऑक्साइड्स कैसे हैं, एम्फोटेरिक हैं। आपसे पूछेगा कौन सा न्यूट्रल का एग्जाम्पल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और बाकी सब ऑक्साइड फिर मेरे कैसे हैं, एसिडिक कैटेगरी। अब बहुत गौर से सुनना, इसने कहा कि इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है। BaO, Ba एक मेटल है, मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा बेटा, जनरली बेसिक नेचर का होगा। Sn मेरा किस में आ गया, Sn गौर से देखो, मेरा Sn एम्फोटेरिक के अंदर आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड मेरा किस में आ गया, न्यूट्रल में आ गया। आपको एक एग्जांपल बहुत बारीकी से याद रखना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, CrO3। क्रोमियम का ये वाला ऑक्साइड बेटा कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। बहुत ब्यूटीफुल सवाल था, घुमा के पूछा गया था पूरा का पूरा, कि कॉन्सेप्ट को रख दो एक तरफ, उठा के पहले उस सवाल को कर दो। और बच्चा ऐसे भी आइडिया लगा सकता था, क्योंकि Ba और Sn तो कंप्लीटली एसिडिक हो नहीं सकते, तो क्रोमियम में ही कोई लफड़ा हो सकता है, क्रोमियम का ही कोई ऑक्साइड हो सकता है जो कैसा हो सकता है मेरा, एसिडिक। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो मुझे पता है कैसा है, न्यूट्रल का एग्जाम्पल है। तो ये भैया आपका ऑक्साइड नाम के टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस तरीके से पूरा क्वेश्चन क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। फोर्थ नंबर वाला सवाल हो गया, फिफ्थ नंबर वाला हो गया। अब चलते हैं सिक्स्थ नंबर की तरफ। ठीक है दोस्त, अब किसकी तरफ चलते हैं, सिक्स्थ नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आइन। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा 2019 के अंदर, और आप इसका आंसर भी सुनते जाना। जनरली स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी जो होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सोआइन, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, एक्टेनॉइड्स की होती है, एक्टेनॉइड्स की। ये जो लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड सीरीज होती है, इसमें इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है बेटा ऑक्सोआइन को फॉर्म करने की। एक तो ये स्टेटमेंट याद रखना। इस एक्टेनॉइड सीरीज के अंदर भी दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सोआइन को क्या करने की, फॉर्म करने की। एक का नाम है बेटा यूरेनियम, एक का नाम क्या है, यूरेनियम यू, एक का नाम है प्लूटोनियम PO। इन दोनों को याद रखना, एक यूरेनियम एक प्लूटोनियम। इन दो एलिमेंटों की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है भाई एक्टेनॉइड्स के, जिनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सोआइन फॉर्म करने की टेंडेंसी। तो अब आप क्या याद रखोगे, एक तो आपसे पूछ रहे कि किस सीरीज की ज्यादा होती है ऑक्सोआइन फॉर्म करने की टेंडेंसी, तो एक्टेनॉइड्स की। एक्टेनॉइड्स में भी दो एलिमेंट बहुत स्पेसिफिक, एक यूरेनियम एक प्लूटोनियम। तो हमारा ऑप्शन बेटा कहाँ है, ये रहा बी। प्लूटोनियम तो है नहीं, क्या है, यू है, यूरेनियम। तो बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। अच्छा सवाल था, लर्निंग सवाल था जो याद करना है आप लोगों को। अगला सवाल है, ZrNHF जर्कोनियम एंड हॉफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। भाई Zr और HF की इक्वल आयनिक रेडियस है, किसकी वजह से है। सबसे पहले मैं एलिमेंट लिखता हूं, स्केडियम, सचिन, याहू, लारा, आ गया, ये आ गया। उसके बाद में है टाइगर, जर्दा, हाफ और रफ। आप लोग गौर से देखना, जर्कोनियम और हाफनियम के बीच में क्या आ गई, लेंथेनॉइड सीरीज आ गई। कौन सी सीरीज आ गई, लेंथेनॉइड। और जर्कोनियम और हाफनियम के साइज क्या होते हैं दोस्त, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और इसलिए इक्वल होते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत तगड़ा होता है दोस्त। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इनके साइज ऑलमोस्ट बराबर क्यों होते हैं, तो आप कहना क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके साइज बहुत क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल होने का जो रीजन है वो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। बहुत जबरदस्त सवाल था, आते हैं ये सवाल, लर्निंग सवाल हैं दोस्त, ठीक है नहीं। आगे बढ़ो। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ OG
कह रहा है एटॉमिक नंबर 118। भैया अगर आपने मेरा पीरियोडिक टेबल का पहला ही लेक्चर देखा है विजेता बैच के अंदर, तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ ये सवाल आपके हाथ से कहीं नहीं निकलता। पहले लेक्चर में मैंने डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करना बताया कि एक बार अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर मिल गया, एटॉमिक नंबर मिल गया, फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एटॉमिक नंबर मिल गया मुझे 118, बस ठीक। 118 के करस्पॉन्डिंग इनर्ट गैस देखो क्या है। 118 के करस्पॉन्डिंग जो इनर्ट गैस है बेटा वो है रेडॉन Rn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86। अब मैंने देखा कि 86 तक मैं रेडॉन तक तो पहुंच गया, अब इससे आगे जाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 118 में से मैंने 86 को घटाया तो 2 और यहाँ पे क्या कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 32। इन 32 इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका क्या होता है, ns2 n-2f, कहीं भी देख लेना इस तरीके से भरते हैं, n-1d, और मैंने कोड वर्ड में बता रखा था बेटा क्या, np। अब क्योंकि ये कौन सा हमारा चल रहा है, 7वां पीरियड चल रहा है, तो मैं यहां पर दोस्त क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा 7s2, 7 में से दोगे 5f, 5f 14, फिर 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6, 6d 10, और बेटा उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे 7p6। अब तुम इस हिसाब से देखो तो अगर ये टोटल को भर दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मुझे कितने भरने हैं 32 भरने हैं। 14 और 10 बेटा कितने हो गए 24, 24 और 8 कितने हो गए, 8 और 4 12 32, 24 और 8 कितने हो गए 32। इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है इस 118 के लिए, चेक कर लो। 7s2 7s2 7p6 7p6 6d10 6d10 और 5f14 5f14, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैच कर गए, इसमें 118। और आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि रेडॉन तक तो मैं कितने भरे आया 86 भरे आया, अब मुझे 32 चेक करने हैं, कितने और ऐड करने हैं 32, इन सबको ऐड करो 32 ही बैठ रहे हैं, ये 32 नहीं बैठ रहे, ये नहीं बैठ रहे, ये नहीं बैठ रहे, तो वैसे ही ऑप्शंस कट गए क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जा रहा है। तो किसी भी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, जस्ट आपके दिमाग में ट्रिक होनी चाहिए। अगला सवाल 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूँ, डायरेक्ट याद रखना यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट और एक आपका दोस्त जीडी। इन एलिमेंट्सों को, इन 4 एलिमेंट्सों को तो याद रखना, आयरन, निकिल, कोबाल्ट और दोस्त आपका क्या जीडी ग्लूडोनियम, ये आपके क्या है 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे हैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं। अब आप लोग गौर से देखो तो ना आयरन ऑप्शन में था, ना निकल ऑप्शन में था, ना कोबाल्ट था, जीडी ऑप्शंस के अंदर था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। रट के रखना 4 एग्जाम्पल, ये आपको याद करने हैं, किसी भी साल किसी को भी पूछ सकता है आपसे कि भैया 4 एग्जाम्पल मुझको याद रखने हैं, किसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। चारों को मैंने सर्कल कर दिया कि भाई ये आपके 4 एलिमेंट हैं। आई थिंक यहीं तक था, एक आध सवाल और है उसको भी चेक कर लेते हैं। 28 लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटम हैज लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर दिया है कि एक सवाल आएगा फ्री का, उसको छोड़ना नहीं है कि भाई आयोनाइजेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में है क्या, पहले तो आप लोग ये समझो कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो गौर से समझना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हमने केमिस्ट्री की भाषा में नाम दे दिया भाई, उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे इतना समझ में आया कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे दिमाग में बेसिक सा प्रिंसिपल आया कि भाई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ किससे है, तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से। अब मुझको क्या काम करना है कि मुझको एनर्जी सप्लाई करके इसका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या ये जो आपका अट्रैक्शन है, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है, इसको क्या करना है, तोड़ना है मुझे। अब ये दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना कम मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी कम मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बाई कॉन्सेप्ट मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं छोटा सा दिमाग लगाऊं तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। पर अगर मैं इतना स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो मेरे अभी आधी नॉलेज है, ये चीज वैलिड होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलिड है, लेकिन ये कहां पर वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर ग्रुप, वैलिड ओनली फॉर
ग्रुप के। भाई ग्रुप में तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और ग्रुप में भी ये कहीं कहीं पर क्या हो जाता है दोस्त, फेल हो जाता है, पर इतना ही मामला नहीं था। लेकिन अगर आप पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी देख रहे हो, मैंने वहां पे गौर से कहा बच्चे से कि मैंने कहा बेटा अगर पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी दिख रहा है तो पीरियड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, बहुत गौर से सुनना, एक ही पीरियड के एलिमेंट में अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स करती है तो वो करती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर मुझे 3-4 एलिमेंट एक ही पीरियड के दे दिए जाए तो मैं साइज से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पीरियड में साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो निकलती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से निकलती है। और वहां पर भी मैंने ट्रिक बता रखी थी, बच्चों को गौर से सुनना। S1 S2 सबको सिक्वेंस में लिख लो, P1 P2 P3 P4 P5 और बेटा क्या P6। मैंने कहा सबसे ज्यादा होती है P6 की। स्टेबल स्टेबल को मार्क करो, P6 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर हाफ फिल्ड स्टेबल, फिर फुल फिल्ड स्टेबल। तो सबसे ज्यादा है P6 की, तो सबसे पहले लिखूंगा P6, फिर मैं देखूंगा P6 का राइट कुछ नहीं है, P6 का लेफ्ट P5, तो इसके बाद में रखूंगा P5 को। फिर अगला स्टेबल पकड़ूंगा P3, फिर P3 का देखूंगा राइट और P3 का देखूंगा लेफ्ट। तो राइट में कौन है P4 और लेफ्ट में कौन है P3। फिर पकड़ूंगा स्टेबल स्टेबल कौन S2, S2 का राइट में कौन है P1, S2 के लेफ्ट में कौन है S1। ये पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है कि सबसे ज्यादा P6 की, फिर P5 की, फिर P3 की, फिर P4 की, फिर सॉरी P4 की। ये P4 दो बार क्यों लिख दिया मैंने, P4 के बाद में क्या आएगा P2 आएगा, सॉरी यहाँ पे P2, फिर S2, फिर P1, फिर S1। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो पीरियड में। जब मैंने 4 ऑप्शंस देखे और मैंने देखा कि भाई मुझे इनमें क्या कंपेयर करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, तो मैंने कहा कि इसमें से 3 ऑप्शन तो एक ही पीरियड के एलिमेंट के हैं। गौर से देखो, 2p6 2p5 और 2p3, ये तो एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। इसके बाद में आता है 3s1, इसका मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इतना तो मुझे भी पता है कि सेकंड पीरियड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड वालों से। तो आंख बंद करके मैं सवाल को लगा सकता था बिना कॉन्सेप्ट पढ़े। मुझसे पूछा है कि लोएस्ट किसकी होगी, तो लोएस्ट तो ऑब्वियस सी बात है डी की होगी। लेकिन अगर मुझसे हाईएस्ट पूछ लेता कि हाईएस्ट किसकी होगी, तो फिर मैं यहाँ से P6 वाले को देता, क्योंकि सेम पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी P6 वाले की ज़्यादा होती है। ठीक, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया और आपको क्वेश्चंस भी बता दिया। ये पीरियोडिक टेबल के सारे वो सवाल थे भाई जहां से उसने क्वेश्चंस को क्या किया, टच किया। और ऐसे अभी बहुत सारे टॉपिक्स दोस्त हो सकते हैं, इसकी आंसर की है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे पीडीएफ के वीडियो सॉल्यूशंस आपको डायरेक्ट ऐप में मिलते जाएंगे, कोर्सेज के अंदर आपको मिलते जाएंगे, कुछ यूट्यूब पर भी आप लोग मेरा ये सॉल्यूशंस को देखोगे। ठीक, तो ये पीरियोडिक टेबल के सवाल थे, पर क्या और भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। और बहुत सारी वैरायटी का सवाल आपके सामने इस साल हो सकता है फ्रेम होके आ जाए। मैंने हर वैरायटी लेक्चर के अंदर दोस्त क्या करी है, कवर करी है विजेता बैच के अंदर। ठीक, डिटेल लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, कुछ मैं यहाँ पर भी आपको साथ के साथ वीडियो सॉल्यूशंस में बताता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको बीएससी का कोई भी आइडिया नहीं है तो पहले मेरी 5-6 वीडियो हैं चैट सेक्शन के अंदर जो मैंने पिन कर रखी हैं डिस्क्रिप्शन में, उन सबको देखो, फिर आपको लगे आपके लिए कौन सा रिलेवेंट कोर्स मेरे पास में हेल्पफुल है उस कोर्स को लो। और आपको लगता है प्रिपरेशन अच्छी है तो इन पीवाईक्यूज की वीडियोस का केवल फायदा उठाओ दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।